मासूम कॉलोनी परभणी एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज में आप सभी का। परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इनकी यहां से बदली कब होगी या फिर उन्होंने रिटायर कब हो रहे हैं, इस बात को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था। कुछ लोगों ने बताया था 30 जून को होंगे, तो कुछ कह रहे थे कि 31 जुलाई को दीपक मुंगलीकर साहब की जो तो रिटायर का वक्त आ चुका है। लेकिन इस दरमियान आज 13 जुलाई 2021 मंगलवार के शाम अचानक बदली का न्योता आ चुका है। परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इनकी जगह पर नए जिला अधिकारी के तौर पर श्रीमती आंचल गोयल इनकी नियुक्ति की गई है। श्रीमती आंचल गोयल ये पहले 2014 के बैच में आईएएस बने हुए हैं। श्रीमती आंचल गोयल को पहली पद जो है तो रत्नागिरी में 2018 में जिला परिषद के सीईओ पद पर नियुक्त किए गए थे। उसके बाद उन्होंने 1 नवंबर 2019 को आंचल गोयल ये सह व्यवस्थापकीय संचालक राज्य फिल्म सांस्कृतिक विकास महामंडल मुंबई इस जगह पर कार्यरत है। आज तारीख 13 जुलाई 2021 मंगलवार के रोज श्रीमती आंचल गोयल को परभणी जिला अधिकारी पद के लिए नियुक्त करने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। इससे यह पता चलता है कि श्रीमती आंचल गोयल का पहला जिला अधिकारी पद जो है तो परभणी जिले से ही शुरुआत हो रही है। उनकी शुभारंभ जिला अधिकारी पद की परभणी जिले से शुरू हो रही है। इससे यहाँ पर उन्होंने आप किस तरह से अपना बर्ताव करेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। दरमियान जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद ही श्रीमती आंचल गोयल को यहाँ का पदभार संभालना पड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय नेता शब्बीर अंसारी इन्होंने मुसलमानों के जो औकाफ की जमीनें हैं इसको लेकर बड़े पैमाने पर आवाज उठाई और इसमें उन्होंने तहरीर औकाफ इस नाम से संगठन को बनाते हुए उस संगठन के तहत यहाँ के केंद्र शासन को राज्य शासन को पैसा भरने लगाया कि वो गिनती की जाए जमीनों की, जो इनामी जमीन है, जो कब्रस्तान की है, दरगाहों की है, जो इनामी जमीन है उनकी जांच की जाए, उनकी गिनती की जाए और वो फिर से जो औकाफ के सुपुर्द की जाए। लेकिन इतना पैसा भरने के बावजूद, करोड़ों रुपए भरने के बावजूद भी भूमापन विभाग ये अपनी आंखें चुरा रहा है। पैसा तो ले चुका है गवर्नमेंट से और भूमापन जिस तरह से गिनती की जानी है उसके उस समय जब जिलाधिकारी ने इस विभाग के लोगों को बुलाकर, विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग ली, उसमें यही गैर हाजिर दिखाई दी। ये बात हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष तहरीर औकाफ के जिलाध्यक्ष मोहित अंसारी ने जो बात बताई और उसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये भूमापन जो विभाग है ये क्यों आंख चुरा रहा है, क्यों नजरें चुरा रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ वक्फ बोर्ड का विभाग, जिला वक्फ बोर्ड का विभाग, इसमें भी अपनी तत्परता दिखाते हुए तुरंत इस पर जो तो कार्रवाई कर उन जमीनों को छुड़ाने के वास्ते आगे पहल करनी चाहिए, ताकि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जिनके बेवाओं यतीम हैसियत के लिए रखी गई है और आपके तनख्वाहों के लिए रखी गई है। औकाफ के ऑफिसरों ने ये जानना चाहिए कि आपकी तनख्वाहें इसी में से हो रही है और जब यही प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो कल आप जो है तो इसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रहने के बावजूद आपकी तनख्वाहें नहीं होगी। इसके लिए जमीन होना जरूरी है। इस बात को लेकर यहाँ के दरगाह और कब्रिस्तान के जमीनों की सर्वे करते हुए कब्रिस्तान के जमीनों पर हदबंदी की जाए, ऐसी मांग तहरीर औकाफ ने जिला अधिकारी को दिए हुए निवेदन में कहा है। अब निवेदन देते समय तहरीर औकाफ के जिलाध्यक्ष मोहित अंसारी, जलील अहमद खान, शेख सफदर कौसड़ीकर, शाकिर अंसारी, आमिर हाशमी, मिर्जा गुफरान अली बेग, सैयद अबरार, मोहम्मद उस्मान आदि हाजिर थे। इस समय मोहित अंसारी इन्होंने क्या मालूमात दी, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तहरीक औकाफ की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठन के तहरीक औकाफ की तरफ से सरकार से ये मनवाया कि औकाफ के प्रॉपर्टियों पे बेकायदेशीर खरीदी बिक्री हो रहा, दान खरीद हो रहा, अदला बदली हो रही या हस्तांतरण हो रहा, तो इन सब को रोकने के लिए एक जीआर निकाला और इनकी हद कायम करने के लिए, सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट से पैसे भरवा के लिए शब्बीर अंसारी साहब ने 2017 में परभणी और पूना पायलट प्रोग्राम बना, जिसमें मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह, चिराग, चिल्ला, बत्ती ऐसे इनामात दिए हुए हैं। वो इनामात की ज़मीन को पूरा हदबंदी करके, हद कायम करके लेने का काम 2019 में कंप्लीट होना चाहिए था, मगर भूमि लेके हलगर्जी के पने की वजह से रुक गया था। हमने इसका बार बार निवेदन दिया और कल कलेक्टर साहब से बात की हमने इस पर कि हम निवेदन दे रहे, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और सब ऑफिसेस आ रहे, भूमि अभी लेके नहीं आ रहा। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत ही फ़ोन लगा के सभी ऑफिसर को आज 11 बजे सुबह में मीटिंग रखा और इनकी हद कायम करके दी अर्जेंट। जो शासन ने पैसा भरा हुआ पहले ही 2 साल लेट हो गए, ऐसा कलेक्टर साहब ने आदेश किया है। कलेक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा कर्तव्य दक्ष कलेक्टर फिर आए ना आए, इतना कह के मैं आपको ओके, चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर परभणी शहर में 11 जुलाई
ये ऐसा एक दिन निकला है जिसमें लगातार 6 से 7 घंटे बारिश रही और यहाँ पर 3 फीट तक तमाम शहर में पानी घुसा रहा, कई जगहों पर 5 फीट तक पानी रहा। इससे यहाँ के संसार उपयोगी पूरे सामग्री पूरी तरह से तहस नहस होती दिखाई, पूरा तरीके से घरों के बर्बादी होती दिखाई दी, जहाँ पर बिछोने ओढ़ने बिछोने की भी चीजें बहकर चले गई, जानवर पशु परिंदे सभी यहाँ से बहकर चले गए। जिन लोगों का हाथ पर पेट है उन लोगों को आज बेरोजगारी का माहौल सामने आ रहा है। इसको देखते हुए कई लोगों की यह अपेक्षा है कि हर कई घरों के लोगों की, नागरिकों की और व्यापारियों की अपेक्षा है कि जिला प्रशासन उन्हें कम से कम पंचनामा करते हुए उनकी मदद करे। पंचनामा करने के लिए यहाँ के तहसील विभाग की ओर से अधिकारी कर्मचारी जाने को तैयार नहीं। अफसोसनाक बात है। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने और कुछ नगर सेवकों ने, कुछ प्रतिनिधियों ने सांसद फौजिया तहसीन खान के पास इस बात को रखा और इस बात को रखने के बाद ये कंप्लेन पर उन्होंने आज 14 जुलाई के रोज परभनी जिले के दरगाह रोड स्थित दमदम कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, अन्य जगहों पर जहां पर जिस तरह के आसिफ कॉलोनी है, दरगाह के ऐसे मुख्य शहर के कई इलाकों में जाकर जायजा लिया और वहां के जो नुकसान हुए और व्यापारियों से भी मुलाकात की और उनके क्या नुकसान हुआ उसका भी जायजा लिया और ये लेकर उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचे और जिला अधिकारी कार्यालय में वहां जाकर उन्होंने जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर और महानगर पालिका के प्रशासन को और उसी के साथ जिला परिषद प्रशासन को सबको बुलाकर वहां पर ताना उनको उस तरीके से कसा कि जिस तरीके से हम बताएंगे कि जिस तरह लताड़ा उन्हें, वो लताड़ने के देखते हुए जिला प्रशासन अब जागरूकता में आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 लोगों की अहम भूमिका रहती है, जिसमें है तहसील विभाग और नगर प्रशासन। नगर प्रशासन पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ दिखाया दिया। इस वजह इसकी दिखाने की वजह बात यह रही कि यहाँ का जो टेंडर है, जो निविदा धारक से जो यहाँ के नाले साफ कराना था, वो नाले साफ सही ढंग से नहीं होने के कारण वो पानी नालों से ना जाते हुए वहां झाड़ियों झुड़पों में रुककर शहरों में, बस्तियों में घुस गया और वो बस्ती में घुसने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अब ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन वहां के कॉन्ट्रैक्टरों से लेकर यहाँ के जो नागरिक, जो जागरूक नागरिक है और एनजीओ है, सेवाभावी संस्था के जो पदाधिकारी है, इन लोगों ने इस बात को लेकर वहां के जो नागरिकों का नुकसान हुआ है उसे तो उन्हें उतना भरपूर तरीके से मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें आज खाने का इंतजाम, उन्हें रहने का इंतजाम दिया जा रहा है। दरगाह रोड के मुश्किल खान मित्र मंडल, जो मुसद्दिक खान ये है, उनकी मित्र मंडल ने और एनजीओ ने वहां बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। उसी के साथ साथ वहां के नगर सेवक नाज़िम खान पठान, शकील मोहिउद्दीन, इस नगर सेविका और इनके पतिदेव ने मिलकर जो वहां पर, उसी के साथ साथ हम देखेंगे प्रभाग क्रमांक 3 में यहाँ पर महमूद खान और महमूद खान मित्र मंडल के एनजीओ ने जो काम किया ये सराहनीय रहा। उसी के साथ यहाँ के महापौर रवि सोन कांबळे, इन्होंने यहाँ के जिला अधिकारी को बुलाकर वहां के इलाके में जो हुई नुकसानात और वहां के नागरिकों के घरों में जो पानी घुसा है उसको वहां पर बताया, जायजा दिया और कहा कि जल्द से जल्द पंचनामे करते हुए इन लोगों को कुछ भी मुआवजा मिल जाए। लेकिन बात होते हुए जब जिला अधिकारी कार्यालय में जब बैठक ली गई, फौजिया तहसीन खान ने जब उनकी बात लेकर वहां पर लताड़ा तो वहां अधिकारी सब चुप्पी साधे रहे। क्यों? कि जो हक बात थी वो सामने आई। इस समय यहाँ पर बीजेपी के युवा नेता अजय गवाने, उसी के साथ मुश्किल खान मित्र मंडल के मुश्किल खान और साजिद अंसारी उर्फ अजीज भाईजान, इनके लड़के, उसी के साथ साथ तहसीन अहमद खान, अली खान और तमाम दिगर नेता और पदाधिकारी और एनजीओ यहां पर मौजूद थे। उन्होंने जब इस बात को लेकर जिला प्रशासन के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर के सामने अवगत कराया कि इन इलाकों में अभी तक पंचनामे नहीं हुए, ना नगर पालिका की कोई टीम वहां पर जाकर उनकी जानकारी ले रही है किस तरीके से नुकसान हुआ है, इसका जायजा तो सामने आना चाहिए। इस बात को लेकर जब बात की गई तो यहां पर पूरी तरीके से नगर प्रशासन फेल दिखाई दिया, चुप्पी साधा हुआ दिखाई दिया और इससे यह पता चलता है कि यह सबसे बड़ी नाकामी महानगर पालिका प्रशासन की रही। इसी के साथ साथ यहां पर जो बात उठाई गई वो दमकल विभाग की बात उठाई गई, जिसका डंपिंग ग्राउंड हमारे पास धार रोड पर है, उसे बोर रोड में शिफ्ट किया गया है। उस पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्चा कर वहां पर बनाया गया है, लेकिन वहां पर कचरा नहीं डालने के कारण यहां जो धार रोड पर जो कचरा डाला जा रहा है वो कचरे से भी कई मर्तबा कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इस बात को सामने अवगत करते हुए सांसद फौजिया तहसीन खान ने यह बात बताई कि इस जो डंपिंग ग्राउंड है इसे बोरवन को ही ले आया जाए। इस पर तुरंत जो तो निर्णय लेने की बात जो तो जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने बताई और आने वाले दिनों में जल्द मनपा प्रशासन को लेकर उन्होंने बैठक लेकर डंपिंग ग्राउंड जो है बोरवन का, वहां पर किस तरह आणि त्याची रुंदी लाखोंच्या पावल्यामुळं त्याच्यामध्ये एवढं सगळं पाणी बसणं शक्य नाही आणि मग ते पाणी सगळीकडे पसरतं आणि ते पाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरतं की त्या ठिकाणी जी ट्रॅफिक जी आहे ती इतर ठिकाणी आवडून सगळी ट्रॅफिक आपली गाडीची रात्री बंद करावी लागते। आता आपली गाडी चालवती रात्रीच्या नागरिकांच्या दुकानाच्या पायऱ्यापर्यंत पाणी आलं, काही दुकानामध्ये पाणी घुसलं, अशी परिस्थिती झाल्यास मागून मामा कॉलनी होती त्या ठिकाणी रात्रीची परिस्थिती होती, सर्व लाईट गेलेली, कोणाला काय सांगता येणार, किती लोक आतमध्ये अडकलेले आहे काय नाही।
बघितल्यानंतर आपण क्विक रिस्पॉन्स टीम त्या ठिकाणी आणली, त्यांना आपण दोरखंड दिले, त्यांना आपण मग लाईट दिला, त्यांना आपण लाईट जॅकेट दिले, एक बोट आपण त्या ठिकाणी वापरायची व्यवस्था केली आणि सगळ्या लोकांना आपण इव्हॅक्युएट त्या ठिकाणी आपण करून घेतली. ही झाली त्या भागाची अवस्था. दुसरी भाग जो आहे तो तुमचा धार रोडचा जो भाग आहे किंवा मागे जो भाग आहे तो कॅनॉलच्या काठामध्ये लोकांनी वस्ती केलेली आहे आणि कॅनॉलचं काठ म्हणजे हा फ्लडलाईन एरिया आहे. फ्लडलाईन एरियामध्ये घरं काय बांधता येत नाही, पण त्या ठिकाणी बऱ्याच काळापासून लोकांनी घरं बांधलेली आहेत. कॉर्पोरेशनने त्या ठिकाणी तुमचं जे काय दुर्गा माता मंदिरापाशी जे काम चालू आहे, पुलाची परवानगी टाकायची परवानगी दिलेली आहे, तर ते पाणी कॅनॉलमधलं पाणी जे आहे ते इतक्या पावसामुळे इतकं पाणी जमा झालं तर कॅनॉलमध्ये कॅनॉल दुसरी भरून वाया लागलं आणि कॉर्पोरेशनने पुढच्या दुर्गा माता मंदिरापाशी पुलाचं बांधकाम करत असताना या पाण्याला वाट काढून न दिल्यामुळे आणि ते पाणी पूर्ण ब्लॉक केलं, ते कॅनॉल ब्लॉक झाल्यामुळे ते पाणी पूर्ण मागे घरामध्ये घुसलेलं आणि लोकांच्या घरामध्ये जाऊन लोकांच्या घराचं नुकसान झालं. 2-2 दिवस त्या लोकांच्या घरामध्ये चिखल तयार झाला. मग रात्री आम्ही जाऊन तो कॅनॉल फोडला. लिटरली तो फोडत असताना त्या ठिकाणी जेसीबी मशीन आली. ती जेसीबी मशीन त्या फुटली नाही, थोडा त्याची रुंदी झाली, तेवढी रुंदीमुळे ते पाणी जात नव्हतं आणि मग ते काम दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत चाललं आणि त्यानंतर ते पाणी सगळं निस्तरण झालेलं आहे. कॉर्पोरेशन म्हणून तुमचा जबाब असा आहे खरं म्हणजे की एवढा पाऊस झाल्यानंतर हे जे काय तुम्ही मान्सून पूर्व तयारी करतात पावसाची, मान्सून पूर्व नाले सफाई करत असताना त्या नाल्यातले गाळ व्यवस्थित काढले पाहिजे. आपण जेवढी काय रुंदी आहे त्या रुंदीमधलं सगळं गाळ काढलं पाहिजे आणि ते पाणी कसं आटणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. आता नाल्याचं पाणी कचरा वगैरे सगळं आटून बसला त्याच्या तोंडाची आणि ते पाणी जायला नाही, तो कचरा काढला पाहिजे. त्यानंतर पुढे रेल्वेने जो काही त्या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे पूल बांधून आणि ते पाण्याचा आउटलेट छोटे छोटे त्या ठिकाणी नळकांडे टाकलेले आहेत. त्या नळकांड्यामधून ते पाणी पास होत नाही आणि त्यामुळे ते पाणी सगळीकडे पसरलेलं आहे. या सगळ्याचा अंदाज मान्सून पूर्व सफाईमध्ये झाला पाहिजे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर करून टाकल्या पाहिजे पहिल्यांदा. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये असे कॅनॉल संपूर्ण बंद केला तर ते कॅनॉल बंद करण्याचे परिणाम मागच्या लोकांना भोगावे लागतील नाही. आणि त्या दिवशी थोडा पाऊस जर जास्त वाढला असता, तो पाऊस फॉर्च्युनेटली बंद झाला 10 वाजेच्या सुमाराला. जर तो पाऊस 11 वाजेपर्यंत 12 वाजेपर्यंत तसं झाला असता तर ते कॅनॉलचं पाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात घुसलं असतं आणि लोक अक्षरशः फार मोठं नुकसान झालं असतं. वाहून गेले लोक. म्हणजे मी ज्या ठिकाणी गेले ना त्यांनी सांगितलं आम्ही घरात होतो आणि आम्ही वाहून गेले. लोकांनी ते चेन करून वगैरे वाचवले मुलांना. हे नियोजन सर पावसाळ्यापूर्वीच करायचं होतं. तुम्ही केलं नाही, ते केलं नाही. पूर्व जी आहे ते वाढवली पाहिजे एफिशियन्सी. हे काय आहे की म्हणजे जे अतिवृष्टी झाली ते झाली, होऊ शकते ना. यू शुड बी प्रिपेअर्ड फॉर इट. पण प्रिपरेशनच नव्हतं. काय होतं अशी सफाई केली. हा जो आपला बस स्टँड जवळचा नाला आहे त्या ठिकाणी नाले सगळ्या रेल्वेला नाही घेऊन परंतु रेल्वेच्या ट्रॅकच्या पलीकडे एक छोटा पूल आहे. नगर सेविका वार्ड नंबर 11 की हूँ। आज कलेक्टर ऑफिस में हमारी मीटिंग रही। माननीय जिला अधिकारी साहब और जो है तो हमारे खासदार मैडम फौजिया मैडम, उनके पास हम आज पूरग्रस्त वालों के लिए आज मांगनी करने गए थे उनकी मदद के लिए। और वहाँ पर जो हमने चर्चा की कि ये ऐसे हालात क्यों बने। हम मदद तो मांग रहे हैं लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे परभनी के जो सलम एरिया के नागरिक जो आवाम के लोग हैं कि हर वक्त यहाँ पर भीख मांगने के लिए खड़े रहे कि हमें मदद दीजिए। क्यों? मैंने ऐसा उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे चाहिए उनके पास की नालियाँ और रोड बनाने की परमिशन, जिसकी वजह से वहाँ पर आज टैक्स पूरी लिए जा रहे हैं, हर चीज़ लिया जा रहा है और उन्हें अनधिकृत साबित किया गया है महापालिका ने, जहाँ पर हम फंड का खर्चा नहीं कर सकते। मेरे नागरिक जो वार्ड के हैं या परभनी शहर के ये कहते हैं कि रोड नालियाँ क्यों नहीं बनाए, और ये बात हम उनको नहीं समझा सकते। इसके लिए आज मैंने वहाँ मांगनी की हूँ कि मेरे जो सलम एरिया है वो अनधिकृत एरिया है, उसे आज सलम एरिया नहीं तो NA लेआउट करके उसे घोषित किया जाए, जहाँ जिसके वजह से हम वहाँ पर रोड और नाली का काम कर सके। और ये जो आज जो पूरग्रस्त आया है परभनी में, उसकी वजह प्रशासन है। मैंने हर वक्त कंप्लेंट्स किए, म्यूचुअली व्हाट्सएप किया कमिश्नर सर को और हर वक्त पूरी कंडीशन बताई हूँ कि यहाँ पर नालों की सफाई की जाए। और ये चीज़ हमारे पानी बारिश से पहले अगर प्रशासन नालों की सफाई करता था तो आज ये हालात हमारे परभनी शहर के नहीं होते। और अतिक्रमण इस कदर फैल चुका है नालों के ऊपर, और अतिक्रमण की वजह से आज ये हालात भुगतने पड़ रहे हैं हमें।
आज 14 जुलाई को यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में हम सब लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो जो 11 तारीख को जो फ्लड आया था, जिसकी वजह से परभनी के कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया था और उसमें बहुत ज़्यादा घरों का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई पंचनामा या किसी तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत वहाँ पर नहीं दी गई। तो उस ज़िम्मन में आज यहाँ पे हमारे दरगाह के कॉरपोरेटर नाज़नीन बाजी, शकील भाई, ज़फ़र साहब, साजिद अंसारी और हमारे सब नौजवान यहाँ पे आए थे और कलेक्टर साहब को और फौजिया मैडम साहिबा को यहाँ पे निवेदन दिए और ये मांग किए कि जल्द से जल्द वहाँ पे एक्शन लिया जाए और जो भी लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, उसका हल निकाला जाए और 25,000 रुपये लोगों को फ़ंड दिया जाए वहाँ पे, जिनका नुकसान हुआ, जिनका माली नुकसान हुआ, उनको माली मदद जल्द से जल्द की जाए, ये हमारी मांग से 11 जुलाई 2021 को जो वाटर फ्लड आया है, उस वजह से बाबर कॉलोनी और बरकतपुरा जमजम एरिया के लोगों में जो स्लम एरिया है, वहाँ पर इतना पानी हो गया था कि लोग 7 फीट 10 फीट तक पानी था। ये कारण इसका ये है कि वहाँ पर बराबर नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है और जो नाला है मिंगलगढ़ नाला जिसे कहते हैं हम, वो नाला 50 किलोमीटर दूर से आता है परभनी के। वो नाले का बराबर साफ़ सफाई नहीं है और इसको साफ़ सफाई करने के लिए प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा साथ दें और 11 तारीख से लेके अब तक कल की सुबह तक हमने हमारे तरफ से वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया है और वहाँ पर मॉर्निंग में लंच दिया जा रहा है और डिनर का इंतज़ाम किया गया है। कैंप लिए मेडिकल कैंप और मेडिकल की पूरी सुविधा की गई। बस ये चीज़ें बाद में ना होने के लिए मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो ये फ़ौरन काम शुरू करे और इम्प्रूवमेंट का ये फ्लड आने से पहले, बारिश आने से पहले सब काम किया जाए, जैसा कि नाला रुंदीकरण करना चाहिए और नालियों को साफ़ करना चाहिए और रोड्स का काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बजट कोविड की वजह से बजट भी नहीं है और बजट की मान्यता मैं प्रशासन से अपील करता हूँ जल्द से जल्द बजट लाए और सारे स्लम एरिया का काम किया जाए। थैंक यू। और बाबर कॉलोनी और दीगर कॉलोनीज़ में जो पानी घुस गया है, वो 11/7/2007 को पानी घुसा और पानी की वजह से जो नुकसानात हुए वो बहुत बड़े पैमाने पर हुए, लेकिन प्रशासन ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बल्कि हमारे पास के जो NGOs है, जो दानवीर लोग हैं, उनकी तरफ से लोगों को खाना सप्लाई किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई उनको मदद नहीं दी गई। इवन यही नहीं कि बोले 11/7/2000 के बाद 2021 में जो हादसा हुआ, उसके बाद वहाँ पर भी भौतिक सुविधा के वास्ते भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया। ये अफसोस की बात है। इसी तरीके से तो हमारी ये डिमांड है उसमें कि जितने लोगों का नुकसान हुआ उनको 25,000 रुपये नुकसान भरपाई मिलना चाहिए और पूरे जहाँ पर पानी जो अतिवृष्टि की वजह से जो नुकसानात हुए, वहाँ पर भौतिक सुविधा की सप्लाई होना चाहिए और भौतिक सुविधा का काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से वहाँ पर जो लोगों को घरों में नुकसान हुआ, उनको घरकुल की योजना के तहत या फिर अतिवृष्टि के बाद में जो आपातकालीन व्यवस्था जो हो गई है, वो उस एरिया को डिक्लेयर करना ज़रूरी है और आपातकालीन की व्यवस्था के तहत जो भी उनको सहूलतें मिलती है वो मिलना चाहिए। अगर ये तमाम काम शुरू नहीं होते हैं, कल से शुरू नहीं होते हैं, तो हमारे पास तमाम नागरिकों का ये निवेदन है कि हम पीर के रोज़ मतलब 19 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के सामने अमरन उपोषण को तमाम लोग बैठेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। अधिकारी के पास आज 2 विषय पर बैठक हुई है। एक तो जो बारिश हुई है तेज़, 2-3 दिन से पूरे परभनी में फ्लड्स हो गए हैं, लोग इमरजेंसी शेल्टर्स में ठहरे हुए हैं, उधर हमने विज़िट किए और ये देखा, हमने अपने आँखों से देखा कि वहाँ पर जो सुविधा मिलना चाहिए वो कॉरपोरेशन से मिल नहीं रही है और इसीलिए यहाँ ज़िला अधिकारी के पास ये मीटिंग लेके ये पूरी परिस्थिति बताई गई कि वहाँ उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको हेल्थ जो है रिस्पांस के टीम्स आना चाहिए वो आ नहीं रहे हैं, सर्वे शुरू नहीं हुआ है। तो ये सारी बातों के लिए यहाँ मीटिंग ली गई और कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर जो है वो भी इस मीटिंग में थे और कलेक्टर ने उनको आदेशित किया
के ये फ्लड के जो भी लोग अफेक्टेड है उनके लिए जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम होना चाहिए। और दूसरी मीटिंग हमारी हुई डंपिंग ग्राउंड के बारे में। धार रोड पे जो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ कचरा फेंका जाता है, वो डंपिंग ग्राउंड बोरवंड को शिफ्ट करने के लिए कई सालों से जो है वहाँ का प्रकल्प तैयार हो गया है, लेकिन वहाँ कचरा डालने के बजाय यहीं डंपिंग ग्राउंड पे कचरा डालना चालू है। इसके लिए लोगों ने आंदोलन किए। इससे पहले कई सालों तक लोगों की मांगनी है। नगर पालिका ने, महानगर पालिका ने लिखकर भी दिया कि हम बोरवंड को शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बाइंडिंग है कॉरपोरेशन पे कि इस तरह शहर में डंपिंग करके लोगों के सेहत पर जो बुरा असर है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बाहर जाके कचरा व्यवस्थापन प्लांट डाल के वहाँ जाना चाहिए। तो बोरवंड में कचरा नहीं डालते हुए यहीं पर डंपिंग ग्राउंड में कचरा डाला जा रहा है। इस बारे में मीटिंग ली गई और इस बारे में कलेक्टर साहब ने कहा कि कल मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर को और कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बुलाकर मैं खुद मीटिंग लूँगा और जो भी वो बात तय करेंगे इस मीटिंग में कि कितनी जल्दी बोरवंड को शिफ्ट हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। लोहा नगर परिषद की जानिब से 121 विकलांगों को अनुदान दिया गया, उनको सामग्री बांटी गई। एक विकलांग के लिए 4025 रुपए, ऐसी तरह से 4,87,000 रुपए की सामग्री बांटी गई। इस मामले में जिस तरह से उनको जो चीज लगने वाली है मुहैया कराई जाने के लिए, उस मामले को लेकर इस कार्यक्रम के आयोजन बुधवार के रोज कार्यक्रम लेते हुए यहाँ पर नगर अध्यक्ष, उप नगर अध्यक्ष, जिला परिषद, नगर परिषद के सीईओ, अधिक नगर सेवक और सभापति मौजूद थे। इस समय जो कार्यक्रम लिया गया और जो विकलांगों को मदद की गई, विकलांगों ने लोहा नगर पालिका का आभार माना है। हर एक को 4025 रुपए के तहत 4,87,000 रुपए के मानधन आज लाभार्थियों को दिया गया और बांटा गया। इस समय ये बुधवार के रोज दोपहर के टाइम पे ये कार्यक्रम लिया गया। इस समय नगर अध्यक्ष गजानन सूर्यवंशी, उप नगर अध्यक्ष शरद पाटिल, माजी उप नगर अध्यक्ष केशव मुकदम, नगर सेवक नबी भाई शेख, बालाजी शेड़के, अमोल सावकार, सूर्यवंशी, संदीप सावकार, दमकोंडवार, मुख्य अधिकारी गंगाधर पेंटे जाधव, मैडम, पत्रकार डीएन कामड़े आदि मान्यवर हाजिर थे। हर साल की तरह इस साल भी कोरोना के इसमें जो परेशान रहे, उन आम जनता को भी आर्थिक परेशानी से देखते हुए इस हालत में विकलांगों के लिए ज्यादा ही जरूरी है, इस बात को ख्याल रखते हुए यहाँ के नगर पालिका, लोहा नगर पालिका ने यह काम किया है। 121 लाभार्थियों को, जिसमें 4,025 रुपए हर एक लाभार्थी को दिए गए हैं, ऐसी बताया गया है। इस मामले में अनुदान वाटप व त्यांचा साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम आज शहर नगर परिषदेमध्ये आज संपन्न झाला। काय साहित्य दिले? त्यामध्ये व्हीलचेअर आहे, म्युझिक किट आहे, डेझा प्लेयर आहे, स्मार्टफोन आहे, एलो क्रॅच आहे, व्हीलचेअर आहे, रिमोटची ऑटोमॅटिक बॅटरीवरची सायकल आहे, विविध अपंगाच्या वस्तू आहेत, साहित्य आहे, ते आज सन्माननीय उपाध्यक्ष, सर्व सन्माननीय सदस्य, मुख्याधिकारी आपल्या समक्ष, सर्वांच्या समक्ष आज हा कार्यक्रम जाहीरपणे पार पडण्यात आला। किती आहेत लाभार्थी? एकूण तशी यादी आपल्याला 199 ची यादी, पण शहरात 88 महानगरपालिकेमध्ये 88 लाभार्थी आहेत। त्या लाभार्थ्यांना साहित्य वाटप आणि 5% जी आम्हाला रक्कम आपण लाभार्थ्यांना द्यावी लागते, ती आमच्या कार्यालयामार्फत बँकेमध्ये गेलेली आहे आणि 48 झाले असेल। या व्यतिरिक्त दुसरा प्रश्न असा आहे, काँग्रेस पक्षाची आढावा बैठक संपन्न झाली, त्या बैठकीमध्ये तुमच्यावर, तुमच्या बॉडीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले, टीका करण्यात आली। एकदम चुकीचे आरोप आहेत। चांगले काम करायचे तर त्यांना काही जमलेच नाही, उलट भ्रष्टाचाराचा आरोप करून स्वतःला काय सिद्ध करायचे त्यांना। शहरात चांगल्या पद्धतीनं विद्यमान बॉडी काम करीत आहे, शहरात विकासाभिमुख काम चालू आहे। गेल्या 5 वर्षांमध्ये जेवढा विकासाचा निधी शहराला प्राप्त झाला आहे, तेवढा निधी खासदार चिखलीकर साहेबांच्या माध्यमातून त्या 2.5 वर्षात लोहा शहराला मिळाला आणि लोहा शहर विकासाभिमुख सुरू झालं।
या बैठकीमध्ये अण्णा राजूरकरांनी लोहा नगर परिषदेचे काही नगरसेवक आमच्या संपर्कात आहेत असं वक्तव्य केलं. आता ते त्यांनाच माहिती.